साथियों नमस्कार। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की यह हमारी पीवाईक्यू की 14वीं जो क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें से प्रत्येक ईयर और एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न जो है तो पूछे जाते हैं। इस लिहाज से यह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आप अपनी कमांड को बेहतर बनाएं और इन पीवाईक्यू के माध्यम से आप अपनी स्ट्रेटजी को तय करेंगे और साथ ही साथ यह तय कर पाएंगे कि आप किस स्तर पर अभी इस टॉपिक में हैं और अपना मूल्यांकन करते हुए और भी बेहतर अपनी तैयारी को बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा ये रहा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। इसमें से ये पूछ रहा कि ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। इसका जो सही आंसर है वह है महानदी। कौन सा आंसर है? महानदी। अब एक एक पहले इनके बारे में समझें। नर्मदा नदी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। यह रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। यह भी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, सतपुड़ा के साउथ में प्रवाहित होती है और ये सतपुड़ा के नॉर्थ में प्रवाहित होती है। अगर इस पर प्रश्न और भी पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है, तो नर्मदा। ताप्ती, इसमें भी हमने बताया था कि कौन से इसमें डैम्प बनाए गए हैं, यानी कौन सी परियोजना है। नर्मदा की भी परियोजनाओं की बात की गई थी। यह जो है तो पश्चिम की से यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो ये बातें हमने की थी। मांडवी नदी जो है तो यह 3 राज्यों पर प्रवाहित होती है। पहला गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और जुआरी नदी में यह जो मिलती है और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि इसका भी बे ऑफ बंगाल की तरफ न जाके जल यह भी अरब सागर में प्रवाहित होती है। तो इससे मतलब चला कि 3 नदियां ये ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, महानदी नहीं बनाती। महानदी क्यों नहीं? क्योंकि यह नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है। किस में? बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा का जो तट है वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। जैसा कि हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि यह 851 किलोमीटर प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ यानी कि अमरकंटक पठार से इसका ओरिजिन होता है, सिहावा नामक स्थान से, और छत्तीसगढ़ साथ ही साथ ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है और ये यहाँ की मुख्य नदी भी है। और यह बंगाल की पहले उड़ीसा की शोक भी कही जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो डायमेंशन है, इनको हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ इतना आप ये जान लें कि अब एस्चुरी और डेल्टा नदियाँ 2 ही चीज़ बनाती हैं, एक एस्चुरी और सेकंड डेल्टा। तो आपको यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर बात कहें कि एस्चुरी वो है कि नदी का जो मुहाना है, नदी मुहाना, ये अपने इस मुहाने में अवसाद का जमाव नहीं करती हैं। क्या है? अवसाद का जमाव नहीं करती हैं, यानी कि नो डिपॉजिट ऑफ द रिवर माउथ। ठीक समझ आया कि डिपोजिशंस जो है सेडिमेंट का रिवर के माउथ पर नहीं होता, और यहाँ डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट सेडिमेंट ऑफ द रिवर माउथ। तो यहाँ क्या है? ये मुहाने पर अवसाद का जमाव, ये सिंपल शब्दों में आप याद रखेंगे। जैसे मानो कि ये नदी प्रवाहित हुई और ये इस तरह कई धाराओं में विभाजित हो जाती है और यहाँ सेडिमेंट जमा देती है, जिससे ये धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं अलग अलग अनेक शाखाओं में। ये मेजर डिफरेंट है इन दोनों में कि ऐसे इनमें अंतर पाए जाते हैं। अब ये एस्चुरी जो है तो अरब सागर वाले क्षेत्र में ही बनती हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है तो यह खड़ा ज़्यादा है, जिससे नदियाँ वेग के साथ अपने मुहाने पर गिरती हैं, जिससे अवसाद को दूरी ले जाके फ्लैश कर देती हैं। जबकि बे ऑफ बंगाल की तरफ जो नदियाँ आती हैं, इधर का ढाल स्लोप है, इस वजह से वो नदियाँ ज़्यादा तेजी के साथ सेडिमेंट को फ्लैश कर नहीं पाती और वो उसके मुहाने पर डिपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि इधर से बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी का जल है वो भी प्रेशर करता है इधर रिवर का, तो बीच में सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से ये बनते हैं।
तो ये बातें आपको समझ आएँ। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है। ये बात आपको बताना है कि तेल नदी सहायक नदी आखिरकार किसकी नहीं है। बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, उपर्युक्त में से कोई नहीं है और उपरोक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ जो आंसर है यह है उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या होगा? कोई नहीं, याद रखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर पहले बात कर ले कि तेल नदी आखिरकार है किसकी सहायक। तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी। किसकी? महानदी की सहायक नदी। महानदी की सहायक नदी है और यह दाहिने साइड की है। किधर की है? राइट की। ये राइट साइड की, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ आई। इस जो हमारी महानदी है इसमें कई और भी सहायक इसकी नदियां हैं। जैसे अगर हम बात करें इसी राइट साइड की है तो पहले शिवनाथ है, जोंक है, ऊंक है और तेल है। अगर ऐसे आप ये अगर हम मैप ड्रॉ करें, मानो ये, तो यहाँ शिवनाथ, इसके बाद जोंक, ये ऊंक और ये आके मिल जाएगी तेल नदी। इधर से इधर आप देखेंगे तो हंसदेव, मंड और ईब, तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और यहीं जहाँ ये ईब मिलती है यहीं पास फिर यहाँ से हीराकुंड बांध बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब थोड़ा थोड़ा अगर इनके बारे में जान लें तो बागमती रिवर के यहाँ नेपाल से निकलती है, यानी कि यह भी एक इंटरनेशनल रिवर है और गंगा की सहायक नदी हो जाती है। घाघरा, यह भी इंटरनेशनल रिवर है क्योंकि यह भी नेपाल वाले क्षेत्र से निकलती है। और इसके साथ साथ इसमें जानने की ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये कई नामों से जानी जाती है। जैसे सरयू नदी, ये इसी का नाम है। घाघरा नदी है, ये भी किसकी? गंगा की सहायक नदी। गंडक, ये भी गंगा की ही सहायक नदी है। और कमला, ये भी गंगा की सहायक नदी। यानी कि ये सब जो है तो नेपाल वाले क्षेत्र से, यानी कि मध्य हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये कैसी हैं? ये सारी की सारी कैसी नदियां हैं? इंटरनेशनल सारी की सारी रिवर हैं, क्योंकि सभी का संबंध नेपाल से ही है। नेपाल बिहार आती है, नेपाल बिहार कोई नेपाल भी पीते, इस तरह इनके प्रवाह क्षेत्र हैं। ठीक। गंडक को एक चीज़ और आप याद रखें जो इम्पोर्टेंट है कि इसे नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी, इसे याद रखेंगे। और जैसे हमने बताया कि सरयू नदी इसी घग्गर को बोलते हैं, काली नदी इसी को बोलते हैं। तो इसके भी अन्य नाम है जो स्थान बाय स्थान चेंज होता है। तो ये बातें आप याद रखें। कमला नदी के बारे में बताया कि ये महाभारत श्रेणी से, यानी कि वहाँ से निकली है। तो इस तरह आपको थोड़े थोड़े इनके ब्रीफ में याद रखने हैं। इतना याद रखें कि अब नेपाल से ही सारी नदियाँ निकलती हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग? मोरीबंद डेल्टा, कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा। इसका जो सही आंसर है वह है बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है। किसका? गंगा ब्रह्मपुत्र का। तो याद रखें कि जैसे इधर से गंगा आती है, ऐसे करके ब्रह्मपुत्र आती है और ये आगे बढ़ती हैं, यहाँ से आती बराक और मेघना नाम पड़ जाता है। तो इस तरह अब ये ऐसे डेल्टा बनता है। तो इस डेल्टा को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पूर्वी डेल्टा सक्रिय और पश्चिमी डेल्टा असक्रिय। इसी पश्चिमी डेल्टा का एक भाग है मोरीबंद। क्या? मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा इसी का एक भाग है। तो इतनी बातें आपको समझ आए। बकाया ये शेष जितने भी डेल्टा हैं ये सभी डेल्टा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे ही बनते हैं। इस बात को आप
याद रखेंगे कि इसमें बे ऑफ बंगाल पे ही कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जैसे कि हम लोगों ने एक झील के बारे में भी पढ़ा था, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कहाँ, कौन सी नदी, कौन सी लेक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। महानदी के बारे में कावेरी नदी डेल्टा, ये सारे डेल्टाएं क्या हैं, ये इसी क्षेत्र में बनते हैं। साथ ही साथ ये एक जो एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी, उसके लिए भी जानी जाती है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती। नहीं मिलती का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है। यहाँ यही तो पूछा जा रहा, नहीं मिलती मतलब इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। इसका आंसर है बेतवा। तो फिर बात आती है कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। और ये जो यमुना की है, ये उत्तर प्रदेश में आके यमुना से मिलती है। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में। और क्षेत्र है हमीरपुर। तो हमीरपुर ज़िले में आके यही मिलती है। विंध्य पर्वत राज से इनके क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका हो सकता है कि कभी प्राचीन नाम पूछ ले, तो इसका आप प्राचीन नाम जरूर लिख लें। इसका प्राचीन नाम है वेत्रवती। क्या? वेत्रवती इसका प्राचीन नाम है। इतनी बातें आप याद रखें। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ 590 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ पाया जाता है। और भी बहुत सारी इस पे बातें, जैसे इसकी सहायक नदियों की बात करने लगें, कौन से नगर स्थित है। इनमें अगर नगर की बात करें, 2-3 नगर आप ये याद रख लें, जैसे कि बिदिशा है, ओरछा है ना, बिदिशा, ओरछा, चाहे झांसी। ठीक इसी तरह जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, राजघाट और माता टीला। तो माता टीला के बारे में भी हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो ये मोटी मोटी इसकी बातें हुई। क्षिप्रा नदी की अगर बात करें तो क्षिप्रा नदी भी विंध्यन वाले क्षेत्र से ही निकलती है, और यह इंदौर के ककड़ीबाड़ी बडली जिले क्षेत्र से निकलती है। उज्जैनी मुंडला गांव है, उसका एक क्षेत्र है ये ककड़ी बडली, तो उस क्षेत्र से निकलती है। लगभग यह 196 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कुंभ लगता है। क्या? कुंभ मेला लगता है, यानी कि यह महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर ये बहुत प्रचलित मंदिर है। तो इतनी बातें आपको समझ आई। महाकुंभ मेला लगता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि और किस किन नदियों पर जो है तो कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, आपको ये एक बात बता दें हम कि 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। अब आप बताएंगे कि वो कौन से स्थान हैं जहाँ जहाँ कुंभ का मेला लगता है। ठीक, इतनी बातें आप याद रखें। या कि चलिए हम ही बता देते हैं, 4 स्थानों पर नहीं, सॉरी, हम स्थान गिनाते, आप स्थान गिनिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए 4 स्थान जैसे हमने बताए हैं, अब उनमें से आप ही बता देते हैं हम, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी हमने पूछे हैं, आप लोगों ने उसका कमेंट नहीं किया। एक हरिद्वार में भागीरथी रिवर जिसे कहते हैं कि गंगा कहते हैं, ठीक, गंगा नदी में। दूसरा गंगा में ही लगता है, लेकिन गंगा और यमुना का संगम है प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। और तीसरा गोदावरी नदी नासिक में। नासिक, गोदावरी जिला। तो ये 3 स्थान हैं और एक स्थान ये है। तो टोटल हमने कितने स्थान बताए थे? 4 स्थान +1। हमने फिर उस काउंटिंग को इसलिए काट दिया ताकि आप लोग जो है तो आंसर बताएंगे नहीं, आप कम से कम उसे जब हमने काटा तो आपको ये लगेगा कि नहीं गलत हो रहा है। तो जब हमने लिखा तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज़्यादा हाई हुआ इधर। ठीक है, इसी तरह काली सिंध भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस तरह इसके बारे में बात की है हम लोगों ने। पार्वती भी इसकी सहायक नदी है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी का, पूर्ववर्ती
अपवाह का या अनुवर्ती अपवाह का, आक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। इसका जो सही आंसर है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब यह होता है कि ऐसी नदियाँ जो ढाल के विपरीत प्रवाहित होती हैं, यानी कि विपरीत हैं तो इनमें तीव्रता होगी। अनुवर्ती का मतलब है ढाल के अनुसार। आक्रमवर्ती का मतलब है कि कुछ भी हो, उनकी जो भू आकृतिक बन चुकी है, भू आकृति जो पहले से बनी हुई है, अपने उसी भू आकृतिक में ही वो प्रवाहित होती हैं। अगर उनकी भू आकृति किसी कारणवश क्षतिग्रस्त भी होती है तो उसे वो फिर से फ्लैश कर देती हैं। परवर्ती की बात करें तो परवर्ती का मतलब ये है कि वैसी सहायक नदियाँ जो नहायक की मुख्य सहायक नदियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मुख्य सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे गंगा है तो गंगा की मुख्य सहायक यमुना को मानते हैं, सोन को मानते हैं। तो ये सीधी डायरेक्ट आके मिलती हैं, तो ये मुख्य सहायक नदियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह आप इनका याद रखेंगे कि कैसे क्या है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय दें कि ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। तब तक